कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 2024 के जो लोकसभा चुनाव भी संपन्न हुए, उनमें उत्तर प्रदेश में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। हार का सामना इन द सेंस कि जिस तरह से पार्टी के पास लगभग 63-64 सीटें थीं, वो घट करके 33 हो गई, और गठबंधन के पास जो 65-66 सीटें थीं लगभग, वो घट करके मेरे ख्याल से 37 रह गई। तो इसे कुल मिलाकर के हार ही माना जाएगा। इस हार पर उत्तर प्रदेश भाजपा ने समीक्षा का निर्णय लिया और समीक्षा के लिए कई सारी टीमों का गठन किया, और उन टीमों ने अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के, जैसा कि बताया जाता है कि लगभग हर क्षेत्र में 500 कार्यकर्ताओं से बात की और उसके आधार पर एक निर्णय निकाला। इसमें 12 बिंदु चुने गए। अब इन 12 बिंदुओं को बताने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि समीक्षा दो तरह से होती है। एक तो ये कि आप वास्तविक समीक्षा कर रहे होते हैं, जहां पर जो गलती होती है उसको आप उजागर करते हैं, और दूसरा ये कि आप मुंह चुपड़ी बात करते हैं, यानी कि आप उस बात को कहना पसंद नहीं करते जो आपके नेतृत्व को पसंद ना आए, यानी कि उसे आप समीक्षा नहीं बल्कि मक्खन लगाना कह सकते हैं। खैर, कुल 12 बिंदु उन्होंने चुने। इसमें से कुछ जेन्युइन है और कुछ मुझे लगता है कि सिवाय नौटंकी के कुछ नहीं है। तो एक उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन पर भाजपा नेताओं की टिप्पणियां। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि एक तो भाजपा नेताओं के साथ बहुत बड़ी समस्या ये है कि जिस तरीके का आरोप कम्युनिस्ट लगाते हैं कि आप लोग अनपढ़ हैं, तो मुझे लगता है अनपढ़ तो नहीं है, लेकिन पढ़ने लिखने की कोशिश नहीं करते, और मुंह बजाना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। किसी भी बात को पिछले 10 सालों में और खासतौर से पिछले 5 सालों में भाजपा नेताओं ने हर मुद्दे को अनर्गल तरीके से हिंदू मुस्लिम में से जोड़ा है। उसका तथ्य हो ना हो, यानी कि एक प्रकार की जो सांप्रदायिक अराजकता है उसको बढ़ावा दिया। आपने किया कुछ नहीं, किसी मुसलमान को आपने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी हिंदू को आपने कोई फायदा नहीं पहुंचाया, केवल फर्जी बयानबाजी आप करते रहे। तो टिप्पणियां करने के मामले में तो बीजेपी नेता बहुत आगे हैं, और बीजेपी का एक वर्ग है जो पता नहीं उसको क्यों ये लगता है कि संविधान जो है वो बहुत खराब है और संविधान जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। मुझे तो यही लगता है, वो इस पर हमेशा आमादा रहता है कि संविधान बदलना चाहिए, और उसी तरह के कुछ नेताओं ने अनर्गल टिप्पणियां की, इसका नतीजा भुगत लिया। दूसरा, परीक्षाओं में पेपर लीक का मसला, ये बहुत बड़ा मसला है, और इस मसले पर तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को खुद ध्यान देना चाहिए। पेपर लीक में बहुत सारे पेपर लीक हो जाते हैं, पीईटी के पेपर लीक होते हैं, टीटी के पेपर लीक होते हैं, आपका जो यूपी ट्रिपल एससी के हैं उसके पेपर लीक हो जाते हैं, आपके जो पुलिस भर्ती का पेपर था वो लीक हो गया, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रभाव डाला पुलिस भर्ती वाले ने, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेंट की संख्या बहुत ज्यादा थी। चुनाव से बहुत नजदीक ये पेपर हुए थे, पेपर लीक हुआ, लीक होने के बाद पेपर कैंसिल हुआ, और उस पेपर का चुनाव से पहले दोबारा न होना वो एक बहुत बड़ा कारण बन गया यूपी में बीजेपी की हार का, बीजेपी माने या न माने। तो अच्छा, एक और है कि एक नाराजगी और है, यूपी सरकार हर साल पीईटी का पेपर कराती है। तो जो पीईटी का पेपर होता है उसमें अधिकारियों ने अपनी खाल बचाने के लिए एक कोशिश की कि सेंटर जो है वो कम से कम 150 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं, यानी कि अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं तो आपको कानपुर तो सेंटर मिलना ही नहीं है, और कानपुर के सराउंडिंग्स में जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो भी नहीं मिलना है, उसके आगे ही आपको मिलेगा। यानी कि आप कानपुर के रहने वाले हैं तो आपका सेंटर इलाहाबाद में कहीं जाएगा, आपका सेंटर झांसी में कहीं जाएगा, आपका सेंटर सीतापुर में कहीं जाएगा, हरदोई में जाएगा, या आगरा में कहीं जाएगा। जो सराउंडिंग्स में मतलब 150 किलोमीटर के अंदर की रेंज जो होगी
उसमें सेंटर नहीं जाएगा। इससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। एक तो दोनों टाइम पेपर होते हैं, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लोगों के होते हैं, तो बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहां पर रुकने की व्यवस्था नहीं होती है। छोटे छोटे शहर हैं, वहां होटल्स नहीं है, धर्मशालाएं नहीं है। पेपर ऐसे समय पर होता है कि मान लीजिए आपने शाम का पेपर कराया तो वहां से वापस आने की व्यवस्था नहीं है, तो उसमें लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। निजी वाहन लेकर के जाना लोगों को बहुत महंगा पड़ता है। लड़कियों के साथ प्रॉब्लम दोगुनी हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए किसी का पेपर सुबह है तो उसे एक दिन पहले वहां पहुंचना होता है कि आप 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर की दूरी जो है आप इस तरीके से नहीं तय कर सकते कि आप रात भर सफर करके सवेरे वहां 4 बजे 5 बजे पहुंचे, उसके बाद आप पेपर देने चले जाएं और फिर वहां पर क्या व्यवस्था है क्या व्यवस्था नहीं है। जैसे मेरे ही बच्चे का पेपर सेंटर गया था हरदोई में, तो अब वहां पर इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि आप हजारों बच्चों को होटलों में ठहरा सकें, तो दिक्कत होती है। मेरी भतीजी का सेंटर गया था झांसी में कहीं पे, तो अब झांसी तो खैर फिर भी ठीक ठाक शहर है, लेकिन फिर इतना बड़ा भी नहीं है। अब वहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर लड़की है तो उसके साथ उस एक लेडीज का जाना भी लगभग जरूरी होता है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जिसके चलते कि आप मतलब लड़की अकेले भाई के साथ या अकेले पिता के साथ नहीं जा सकती। तो इन सब चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए सरकार को। बहुत सारी लड़कियों ने पीईटी के पेपर केवल इसी वजह से नहीं दिए, तो उसका भी नुकसान झेलना पड़ता है। इसके बाद तीसरा उन्होंने मुद्दा चुना है, बताया है सरकारी विभागों में संविदा पर भर्ती। तो ये संविदा पर भर्ती तो कोई आज से हो नहीं रही है, ये तो बहुत लंबे समय से हो रही है और मुझे लगता है कि सबको सरकारी नौकरियां दी भी नहीं जा सकती हैं। तो शायद सरकार को इसमें कुछ रास्ता इस तरह का निकालना चाहिए, जो संविदा वाला सिस्टम है इसको किसी और तरीके से परमानेंट करना चाहिए। अगला है सरकारी अधिकारियों का भाजपा कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार। तो भाजपा कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार पे तो इन्होंने 2-3 बार इसको उठाया है। तो मुझे लगता है कि न तो कार्यकर्ताओं के अधिकारी सुनते हैं, न कार्यकर्ताओं की नेता सुनते हैं और न कार्यकर्ताओं की सरकार सुनती है। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा तो जिस हद तक है उसका कुछ कहना ही नहीं। कार्यकर्ताओं को तो मुझे लगता है कि ज्यादातर पार्टियां बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन बीजेपी में तो शायद उन्हें गुलाम समझा जाता है कि जब चुनाव होंगे तो ये इनकी ड्यूटी है कि वो आकर के हमारे लिए काम करें और चुनाव होने के बाद हम उनको कुछ नहीं समझेंगे। एक पॉइंट इन्होंने उठाया सरकारी विभागों का सहयोग। देखिए सरकारी विभाग क्या है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी काम नहीं करना चाहता। आप उससे काम कराने की कोशिश करेंगे तो आप उसी काम में वो उल्टी सीधी चीजें करेगा। आप कहेंगे कि एक पॉइंट पर आपको सख्ती बरतनी है, तो वो बजाय सख्ती बरतने के लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। जैसे आप बिजली बिलिंग को ले लीजिए, बिजली के बहुत सारे लोगों के लाखों रुपए के बिल बकाया होते हैं, तो ये कर्मचारी या ये विभाग उन लाखों की जिनकी बकायेदारी होती है उनसे तो फोन कर करके हाथ जोड़ जोड़ करके कहते हैं कि भैया कुछ नहीं तो 50,000 ही जमा कर दीजिए, 1 लाख जमा कर दीजिए। मान लीजिए किसी का 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख बकाया है कि कुछ जमा करवा दीजिए, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती उनके कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने की। और अगर किसी का 1,000 रुपए, 2,000 रुपए का महीने का बिल आ रहा है और 2 महीने उसने जमा नहीं किया, तो उसका 2,000, 3,000, 4,000 रुपए की बकायेदारी पे कनेक्शन काट देते और ये कंटिन्यू होता है। और डिस्कनेक्शन के बाद फिर जो प्रक्रिया होती है उसमें कंज्यूमर को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है सब जानते हैं। तो कुल मिला के मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एक चलन है, लेकिन इस तरीके से ही ये लोग काम करते हैं। तो जो सरकारी विभागों का सहयोग है तो वो लगभग हर विभाग में होता है। मैंने आपको एक केवल उदाहरण के लिए बिजली विभाग का बताया। अगला इन्होंने पॉइंट लिया है बीएलओ द्वारा मतदाताओं का नाम हटाना। ये बकवास है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले सारे मतदाताओं से उनके फोन नंबर और आधार नंबर लिए गए थे। सारे वोट्स जो है, जो वोटर लिस्ट में होते हैं, वो उनके पास लिस्टेड हैं। बीएलओ वेरिफिकेशन के लिए आपके पास फोन करते हैं। अगर आप फोन रिसीव नहीं करते या आपने अपना नंबर चेंज कर रखा है तो उस स्थिति में आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, या आप उस एरिया को छोड़ करके कहीं चले गए हैं और बीएलओ आपको ढूंढ नहीं पा रहा है, उस कंडीशन में वो आपके वोट काट देता है। तो ये समस्याएं मुझे लगता है कि उतनी ज्यादा नहीं है, ये झूठी ज्यादा है। बहुत सारे लोगों के वोट 2-2, 3-3 जगह पे पहले हुआ करते थे,
अब जब से आधार से जुड़ गए हैं तो ये एक मसला है कि वो काटे जा रहे हैं, तो ये बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगला है जल्दबाजी में टिकट वितरण से भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी। तो कोई जल्दबाजी नहीं हुई, बहुत सोच समझ के टिकट दिए गए। बहुत सारे टिकट तो यूपी में मतलब समय से बहुत पहले दे दिए गए थे। वास्तविकता ये है कि बीजेपी के सांसद और विधायक जरूरत से ज्यादा निकम्मे हैं। ना तो वो जनता से मिलना चाहते हैं, ना वो सार्वजनिक काम कराना चाहते हैं। उनकी पूरी कोशिश ये रहती है कि कहां पर किस तरह से जमीन कब्जिया ली जाए, कहां पर किस तरीके से कोई पेट्रोल पंप अलॉट करा लिया जाए, किस तरीके से ठेके पट्टे अपने लोगों को दिला दिए जाएं, किस तरीके से कोटेदारों को कोटे दिलाए जाएं। तो उनकी 5 साल में से 4.5 साल वो केवल केंद्रित रहते हैं भ्रष्टाचार पर और निजी फायदे और निजी संपत्ति बनाने के लिए। 6 महीने जब लास्ट के रह जाते हैं तो सिरूफेबाजी करने आते हैं। जनता को बेवकूफ समझ रखा है, तो जनता फिर आपको सबक सिखा ही देती है। कुछ हद तक सिखा दिया है और नहीं सुधरे तो 27 में सिखा देगी। अगला पॉइंट इन्होंने लिया है थाना व तहसील में लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी। कार्यकर्ताओं की बात मैं पहले ही कर चुका हूं। एक पॉइंट लिया गया है ठाकुरों की भाजपा से दूरी। ये बेहद घटिया और 2 कौड़ी का पॉइंट है भाई। अभी सीएसडीएस ने कुछ दिन पहले एक सर्वे किया था, तो उस सर्वे में सीएसडीएस का कहना है कि 90% से ज्यादा ठाकुरों ने बीजेपी को वोट दिया। तो भैया क्या 190% चाहते हो क्या? अगर कोई एक जाति आपको 90% से ज्यादा वोट दे रही है तो फिर दूरी किस बात की? अगला पॉइंट उन्होंने लिया है कुर्मी कुशवाहा शाक्य जैसे ओबीसी में समर्थन की कमी। ये पॉइंट कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक नहीं, बहुत सही है। तो कुर्मियों की नाराजगी का मैं पहले भी 1-2 बार जिक्र कर चुका हूं, अभी उस पर बात करता हूं। कुशवाहा शाक्य मौर्य ये सब एक ही जाति होते हैं कुल मिलाकर। तो पुराने शब्दावली में कहा जाए तो इन्हें काछी कहा जाता है। तो काछियों की जहां तक बात की जाए तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक अगर काछी बिरादरी आपसे नाराज हो गई तो क्यों हो गई, और हो गई तो केशव प्रसाद मौर्य पिछले 7 साल से उप मुख्यमंत्री के रूप में क्या कर रहे हैं? अगर उनकी अपनी ही जाति पर पकड़ नहीं है तो उनको ओबीसी का चेहरा बना के रखने की का कोई मतलब नहीं है। आप किस लिए उनको ओबीसी का चेहरा बनाए हुए? जो आदमी अपनी ही जाति में प्रभाव नहीं रखता वो पूरी ओबीसी को कैसे साधेगा? और फिर केशव मौर्य की स्थिति यह है कि जब उनको उत्तर प्रदेश का भाजपा अध्यक्ष बनाया गया था उससे पहले केशव मौर्य को प्रयागराज जिले के बाहर जानने वालों की संख्या 5,000 भी नहीं होगी अगर आरएसएस के कुछ कार्यकर्ताओं को हटा दिया जाए तो जिस आदमी को उसके जिले के बाहर 5,000 लोग नहीं जानते हो पूरे यूपी में, उस आदमी को आपने चेहरा बना दिया ओबीसी का, और उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो अपनी सीट जीत सके या अपनी बिरादरी का वोट तक दिलवा सके। उसको आपने चेहरा बनाया हुआ ओबीसी का। तो मुझे लगता है कि पहला तो मुझे लगता है कि केशव मौर्य को सबसे पहले तो उप मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना चाहिए और हो सके तो मंत्रिमंडल से ही बाहर किया जाना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने हाँ दूसरा ये है कि यूपी जैसे स्टेट में ये जो उप मुख्यमंत्री वाली व्यवस्था है ये पूरी तरीके से खत्म की जानी चाहिए। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है और यहाँ पर अनावश्यक रूप से अगर आप पावर को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास बहुत सारे पावर सेंटर बनेंगे या बनने का प्रयास करेंगे ऐसे लोग। तो अगर बहुत सारे लोग पावर सेंटर बनने का प्रयास करेंगे तो गुटबाजी होगी ही होगी। आपके पास एक मजबूत और ऐसा प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए जिसको स्टैटिक्स समझ में आते हो, और एक मजबूत मुख्यमंत्री होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री जैसी व्यवस्था कम से कम उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो कुर्मियों वाला मसला है, तो मैं 2022 के चुनाव के बाद से कई बार कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी बिरादरी है वो बीजेपी से बहुत नाराज है। नाराजगी उसकी शुरू हो गई थी 2019 से, जब अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में प्रमोशन नहीं दिया गया था। उसका कुछ प्रभाव देखने को मिला 2022 के चुनाव में और बहुत सारा प्रभाव देखने को मिला 2024 के लोकसभा चुनाव में। आप एक ऐसी जाति के नेता को जो
एक तरह से गोलबंद हो चुका है। जो अपना दल को ही अपनी पार्टी मानता है, उसको अगर आप प्रमोट नहीं करेंगे तो उसके परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। अगला एक पॉइंट लिया गया है कि पासी और वाल्मीकि ने सपा को समर्थन दे दिया। क्यों दे दिया, ये तो आपकी गलती है। आपने पासियों और वाल्मीकियों को क्यों नहीं साधा? पासी तो पूरी तरीके से आपके साथ था पिछले 2 चुनावों से, या यूं कह लें पिछले 10 साल से। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पासी जो है वो आपसे छिटक गया? वाल्मीकि आपसे क्यों छिटका? वाल्मीकि पहले भी पूरी तरीके से नहीं जुड़ा था, लेकिन जितना भी जुड़ा था वो आपसे क्यों दूर हुआ? इसका मतलब आपने उनके समाज के लिए कुछ विशेष नहीं किया। आप अगर सोचते हैं कि प्रयागराज में 5 लोगों को बुला करके उनके पैर धो देने से सब कुछ हो जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए हो जाता है, लेकिन उनको चाहिए मूलभूत सुविधाएं, वो आप देने में असफल रहे। इसके बाद है कि बीएसपी ने बीजेपी के कई, भाई आप दूसरों के ऊपर कैसे डिपेंड हो सकते हैं? बीएसपी तो अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी। आपको अपनी मजबूती देखनी है, ना कि सामने वाले की। आपको लग रहा था कि बीएसपी हर जगह मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर देगी और वो जो है सपा के वोट काट देगा। ऐसा नहीं होता है। जब मुसलमानों ने एक बार ये निर्णय कर लिया कि उसको कांग्रेस के साथ जाना है, तो कांग्रेस के साथ गया। अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन यूपी में नहीं हुआ होता, तो आपको हो सकता है कि 80 में से 75 सीटें मिल गई होती। लेकिन जब वो एक बार गठबंधन तो हो गया, तो मुसलमानों ने तय कर लिया कि अब हमें यहीं पर टिकना है। और लोगों के आंकड़े चाहे कुछ भी हो, मुझे तो लगता है कि 98-99% मुसलमानों ने केवल और केवल सपा और कांग्रेस गठबंधन के लोगों को वोट किया है। 1-8% किसी ने इधर उधर कर दिया हो तो बात अलग है। अब वो बातें जो इसमें छोड़ दी गई, जो जमीनी मुद्दे हैं जिन पर कोई बात नहीं की गई। पहला मुद्दा था अग्निवीर का। भाई अग्निवीर का नाम लेने से बीजेपी के नेता डरते क्यों? मेरा मानना यह है कि अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है, लेकिन आप उसे लोगों को समझाने में असफल क्यों? और अग्निवीर का नाम लेने से आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये प्रधानमंत्री की चलाई हुई योजना थी। तो भाई प्रधानमंत्री की चलाई हुई योजना है, तो उसका अगर कोई बैड इफेक्ट है जमीन पर, तो उसे आपको सामने लाना चाहिए ना। आप मक्खनबाजी नहीं कर सकते समीक्षा में। दूसरा, मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि यूपी पुलिस की भर्ती का जो एग्जाम था, वो चुनाव से पहले ना होना, वो एक बहुत बड़ा कारण बना। एक जो बहुत बड़ी समस्या है वो है छुट्टा गौवंश। यानी कि ये जो छुट्टा गाय गांवों में घूम रही है, शहरों में भी है लेकिन शहर में लोगों को उतनी तकलीफ नहीं है, गांवों में लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है। गांव में एक तो आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको युवा नहीं मिलेगा। को 16-17 साल की उम्र से लेकर के 40-45 साल की उम्र के बीच के लोग गांव से गायब हो गए। वो बाहर चले गए हैं कमाने खाने। जो लोग गांव में बचे हैं, वो अगर उनके पास ठीक ठाक खेती है तो अपने खेतों में दिन भर काम करते हैं, और अगर ठीक ठाक खेती नहीं है तो जब खेती में काम होता है तब खेती में काम करते हैं। इसके अलावा कोई अपना काम धंधा देखते हैं, कहीं मजदूरी करने जाते हैं, कोई दूसरे काम होते हैं, वो अपना काम और कोई काम करते हैं। और जब वो शाम को लौट करके घर पे आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि नहीं, अभी आपको सोने को नहीं मिलेगा, अब आप लाठी उठाइए और खेतों पे जाकर के खेतों की रखवाली कीजिए जाकर के। क्योंकि गायों का झुंड आकर के, गायों का कह लो या गौवंश का कह लो, कि झुंड आकर के वो खेतों को चर जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से अगर निजात ना पाई, तो पिछली 2 बार लोगों ने आप पर विश्वास कर लिया, आपने कहा हम इंतजाम करेंगे, और आपने उस तरह से कोई इंतजाम किया नहीं। लोग अब भी उतने ही परेशान है, बल्कि उससे ज्यादा परेशान है, क्योंकि खुले में गौवंश की आबादी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये एक बड़ी समस्या है, और इस समस्या का बीजारोपण उस समय हो गया था जिस समय प्रधानमंत्री ने एक रेजोल्यूशन लेकर के आए, रेजोल्यूशन का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेकर के आए थे, और उन्होंने कहा था कि जो बड़े जानवर हैं उनके परिवहन पर एक रोक लगाई थी। उसके लिए परमिशन की आवश्यकता थी। तो भाई भैंसों को तो कोई रोकता नहीं है, तो ना कोई परमिशन ले रहा है ना कुछ कर रहा है, वो चल रहा है। लेकिन गायों को जगह जगह पर रोका जाता है, तो ना कोई परमिशन लेता है ना कोई परमिशन देता है। गौवंश का क्रय विक्रय या विपणन कह लीजिए, वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। गौवंश जो है वो किसान के लिए एक धन हुआ करता था, आज की तारीख में वो उसके ऊपर एक बोझ बन गया है, जिसके चलते वो किसान उसको न पाल पा रहा है और ना ही उसे वो क्रय विक्रय की स्थिति में है। आपने परिवहन पर रोक लगाई हुई है, तो उसके सामने एक ही चारा बचता है कि वो उसे छोड़ दे। मैंने उसी दिन, जिस दिन ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रधानमंत्री ने जारी किया था, रजत शर्मा ने
अपने चैनल पर बताया था, मैंने उसी दिन ये कहा था कि ये बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण निर्णय है और मुझे लगता है कि किसी को प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि ये मूर्खतापूर्ण निर्णय है, इसको वापस लीजिए। इसके बाद 19 से 24 के बीच कोई बड़ी लाभार्थी योजना आपने शुरू नहीं की। आपकी जितनी योजनाएं थी वो सारी की सारी 14 से 19 के बीच की थी। आप सिवाय इसके कि आपने 5 किलो अनाज मुफ्त कर दिया, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। वो 5 किलो अनाज 12.5 रुपए का होता है। एवरेज अगर देखा जाए 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल के हिसाब से, तो 12.5 रुपए का होता है। तो आपने केवल 12.5 रुपए की राहत दी है। अच्छा आपने केवल ये किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के राशन कार्ड बनवा दिए और टीडीएस में सुधार कर दिए। अगला है राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर नेताओं की निष्क्रियता। तो पूरा कप यूपी में सभी सांसद और विधायक केवल ये सोच करके बैठे रहते हैं कि जो कुछ करना है वो या तो योगी को करना है या मोदी को करना है, हम तो केवल यहाँ मौज लेने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाने आए हैं, यही सब हमारा काम है, हमें इससे क्या लेना देना, योगी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हमसे कोई मतलब नहीं है। और अधिकारियों की तो मनमानी है। ये मैंने आपको बताया ही कि कोई सरकार कोई चीज का निर्णय लेती है कि आप कुछ कड़ाई कीजिए, तो वो कड़ाई उन लोगों पर करने के बजाय जिन पर करनी चाहिए वो आम जनता पर शुरू कर देते हैं। अगला है सांसदों विधायकों और कार्यकर्ताओं से सांसदों विधायकों का कार्यकर्ताओं से जुड़ाव। तो मैं ऊपर भी कह चुका हूं कि सांसद विधायक कार्यकर्ताओं को तो मतलब वो जरखरीद गुलाम जिसको बोलते हैं वो मान के चलते हैं, और अगर उससे भी गंदा शब्द यूज करूं तो कुत्ता मान के चलते हैं वो। और एक बहुत बड़ी चीज थी, वो थी महंगाई। ये जो भाजपा ने अपने 12 पॉइंट लिए हैं उनमें इसको सम्मिलित नहीं किया है। रोजमर्रा की चीजों में महंगाई, दाल के आप रेट देख लीजिए, आप तेल के रेट देख लीजिए, आप सब्जियों के रेट देख लीजिए। कुछ समय के लिए सब्जियां सस्ती रहती हैं जाड़ों में, बाकी सब्जियों के रेट लगभग इतने रहते हैं कि एक आम आदमी के लिए अच्छी सब्जी दोनों टाइम पे खाना मुश्किल है। ऊपर से जले पे नमक छिड़कने का काम करते हैं आपके मिनिस्टर्स। आपका कृषि मंत्री कह रहा है कि कोई भी दाल 100 रुपए से ऊपर है ही नहीं, जबकि वास्तविकता यह है कि कोई भी दाल 100 रुपए से नीचे है ही नहीं। अरहर वगैरह की दाल तो 150 से ऊपर है। अच्छी दाल आप खरीदने जाए पैकेट बंद तो 200 रुपए के आसपास तक है। तो आप जले पे नमक भी छिड़कने का काम करते हैं, महंगाई पे आपका कंट्रोल नहीं है, रोजमर्रा की चीजें लगातार महंगी हो रही हैं। और सबसे बड़ी चीज वो थी जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है उसकी नाराजगी बीजेपी से। आपने ओबीसी के नाम पे आप यादवों को संतुष्ट करने की कोशिश करते रहे, जबकि आप जानते हैं कि यूपी और बिहार में यादव आपके पक्ष में नहीं आ सकता। 2-4-5% की बात अलग है, बाकी यादव आपके पक्ष में नहीं आ सकता। सीएसडीएस कुछ भी सर्वे में दिखाए, कोई भी अन्य एजेंसी कुछ भी सर्वे में दिखाए, यादव आपके साथ नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिलहाल आने वाले 10-15-20 सालों तक, आगे का पता नहीं, 20 साल तक तो नहीं आने वाला। तो उसको आप संतुष्ट करने की कोशिश करते रहे। अगर मैं कानपुर की ही बात करूं तो आपने हरमोहन सिंह के परिवार को के लिए तरह तरह की चीजें की। अभी उनके यहाँ कोई कार्यक्रम था तो आपने प्रधानमंत्री के स्तर पर जो है उनको सम्मिलित कर लिया, वो कार्यक्रम में सम्मिलित हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। और कुर्मियों का जो है कुछ हुआ नहीं, उनकी अपनी नाराजगी थी। फिर जो बाकी ओबीसी बचते हैं जिन्हें कि आप ईबीसी कह सकते हैं, उनमें से आपने किसी नेता को आगे नहीं किया। यहाँ तक कि आज की तारीख में अगर आपसे कोई पूछे कि यूपी में लोध बिरादरी का कोई बड़ा नेता बीजेपी के पास है तो कोई नहीं। तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। आपको जो ईबीसी क्लास है, लोध है, मल्लाह है, गड़रिया है, तेली है, अमोली है, इस तरह की जो जातियां हैं, कहार, कुम्हार, इन लोगों के जो भी नेता अवेलेबल हैं उनको आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, आगे लेके आना पड़ेगा, उनको ठीक ठाक मंत्रालय देने पड़ेंगे, उनसे आपको काम लेना होगा। मंत्रालय के अलावा आपको राजनीतिक काम लेने होंगे। आप उनको लगाइए पूरे प्रदेश में कि आप अपनी बिरादरी को एकत्र कीजिए हमारे पक्ष में।
तो आप मिनिस्टर बना देते हो केवल उनको संतुष्ट करने के लिए, और जो मिनिस्टर बनता है वो खुद को संतुष्ट करने में लग जाता है। उसके पास केवल एक ही काम होता है कि पेट्रोल पंप मिल जाए, गैस की एजेंसी मिल जाए, कहीं पे सरकारी जमीन पड़ी हो तो अपने किसी आदमी के नाम पे पट्टा करा दे। कुल मिला के कब्जा और व्यक्तिगत आर्थिक हित, इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं होता। मैं ऐसे कई मिनिस्टर्स के नाम ले सकता हूँ अलग अलग जातियों के, जिनको आपने केवल इसलिए मिनिस्टर बना दिया कि वो बिरादरी सोचेगी चलो हमारी जाति का आदमी मिनिस्टर हो गया। ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपने कुछ पॉइंट लिए हैं जिनमें से कुछ बकवास हैं, और जो छोड़ दिए वो बहुत खतरनाक है। आपको इन मुद्दों को उठाना चाहिए। तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जैसे अग्निवीर का मुद्दा था, पेपर लीक, और पेपर लीक के बाद जो री एग्जाम उनका होना था वो ना होना, छुट्टा गौवंश, 19 से 24 के बीच में कोई बड़ी लाभार्थी योजना आप लेकर के नहीं आए। एकमात्र योजना आप हर घर नल से जल लेकर के आए, और वो भी पूरी नहीं हो पाई। ये ठीक है कि आपने पाइपलाइंस डाल दिए, घरों तक जाकर के टोंटियां लगा दी, लेकिन ज्यादातर जगहों पर उन टोंटियों से भी पानी आना शुरू नहीं हुआ है। तो वो एक समस्या है। इसके बाद सांसदों, विधायकों और नेताओं की निष्क्रियता, रोजमर्रा की चीजों की महंगाई, और ईबीसी पर आपका ध्यान ना देना, ये मुद्दे हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिन पर ध्यान देना चाहिए था बीजेपी को। अब इस सब के बाद अभी एक कार्यकारिणी की बैठक उन्होंने कर ली, और कार्यकारिणी की बैठक के बाद जिस तरह की मीडिया में जूतम पैजार सामने आ रही, वो हुई कार्यकारिणी में कि नहीं हुई पता नहीं, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हुई और उसके बाद मीडिया उस पर जिस तरीके की समीक्षा कर रहा है, जिस तरीके के कमेंट कर रहा है, तो उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इससे कोई सुधार होने वाला है। और बीजेपी का ना तो राज्य स्तर का ना केंद्रीय स्तर का कोई बड़ा नेता उस पर कोई सफाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि या तो केंद्रीय स्तर से किसी प्रवक्ता को एक पत्रकार वार्ता बुला करके उन पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, या फिर राज्य स्तर पर किसी बड़े पदाधिकारी, यानी कि या तो मुख्यमंत्री स्वयं आए या प्रदेश अध्यक्ष इस पर सफाई दें। अन्यथा ये छीछा लेदर आने वाले समय में बीजेपी को बहुत महंगी पड़ने वाली है। आज की वार्ता में लंबे समय तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।